नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, हमारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए हमने भारतीय संविधान के 1000 एमसीक्यू निकाले हैं और ये उसका पार्ट 2 है। हमने 200 क्वेश्चन पढ़ा दिए आपको और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। 10,000 लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। 200 क्वेश्चन उसमें कवर करा दिए हैं। 201 से लेकर 400 तक के वीडियो क्वेश्चन इस वीडियो में कवर होंगे। तो इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और जिसने पुराना वीडियो नहीं देखा जरूर जाके देखिएगा। करते इस वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया आपसे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी। निवारक निरोध अधिनियम, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, हिंदी में है निवारक निरोध अधिनियम, द्वारा क्या रोका जा सकता है? तो निवारक निरोध अधिनियम जो होता है इसके तहत आपकी आजादी का हक रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, आपकी आजादी का हक रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता, यदि आप कहीं बाहर के व्यक्ति हो और भारत की नागरिकता लेना चाहते हो तो भारतीय नागरिकता दी जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय या होम मिनिस्ट्री के द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाती है। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार, तो कल्याणकारी राज्य संबंधी जो विचार हैं ये आपके दिए गए हैं राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांतों में। ऑप्शन नंबर बी, राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से एक कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो सैन्य, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, यह आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऊपर के तीनों मौलिक कर्तव्य हैं कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, एकता भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए, प्रभुत्व की रक्षा करना चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों मौलिक कर्तव्य हैं। मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए कौन सक्षम है? मूल अधिकारों को जब लागू करते हैं उसके संबंध में रिट जारी करने के लिए इनमें से कौन सक्षम है, कौन कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? भारतीय नागरिकता किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? कितने तरीके हैं? तो भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी, 5 तरीकों से आप भारतीय नागरिक बन सकते हैं यदि आप बाहर के नागरिक हैं तो। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया? नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, यह नागरिक अधिनियम के तहत इसे निषेध कर दिया गया है। नागरिक अधिनियम के तहत इसको हटा दिया गया है, निषेध कर दिया गया है कि आप नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो, याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपको हिंट दे देता हूं, पहले ये था लेकिन अब नहीं है। तो याद रखना, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। आप यदि भारत के नागरिक हैं तो आपको शिक्षा का भी अधिकार है, स्वतंत्रता का भी अधिकार है, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? कि अभी तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है लेकिन कोई एक परिस्थिति है जिससे आपको छीना जा सकता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सेंसरशिप के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी, सेंसरशिप। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? सामाजिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो हम समाज में रहते हैं और मतदान का अधिकार ये सामाजिक अधिकार नहीं है, ये राजनीतिक अधिकार है। मतदान का अधिकार सामाजिक अधिकार नहीं है। सामाजिक अधिकार कौन कौन से हैं? जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता है, आप जिस धर्म को मानते हो उसको आप मान सकते हो, पूजा अर्चना कर सकते हो, और शिक्षा और संस्कृति का भी अधिकार है हमें, ये सामाजिक अधिकार है, सोशल
अधिकार है ये। अगला प्रश्न है कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्न में से किसके पास होता है? तो भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी जो प्राधिकार होता है ये मंत्रिमंडल के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडल के पास यह अधिकार होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? इनमें से क्या न्यायालय में प्रवर्तनीय है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो न्यायालय में आपके मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? जब भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है उस समय कौन कौन शामिल होता है? तो याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को कितनी अवधि के भीतर भरा जाएगा? यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो कितने समय के अंदर उसको भरना होगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 महीने के अंदर आपको उसको भरना होगा। ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति के खाली पद को भरना होगा। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो याद रखिएगा, राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। ना अध्यक्ष राज्यसभा, ना राष्ट्रपति, ना संसद का संयुक्त सत्र, कोई भी राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संसद की स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता? राज्यसभा का कोई भी सांसद इनमें से कौन सी समिति में नहीं होता? तो याद रखना, आकलन समिति एक समिति है जिसमें कि राज्यसभा का कोई भी सांसद नहीं होता। आकलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सांसद नहीं होता। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले में निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? यदि राष्ट्रपति संबंधी चुनाव विवाद हो तो किसके सामने भेजा जाएगा? तो याद रखना, राष्ट्रपति संबंधी चुनाव विवाद भारत के उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, भारत के उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है यदि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद उत्पन्न होता है। तो क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? तो याद रखना, भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हां सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? तो अनुच्छेद 356 लागू रह सकता है मैक्सिमम कब तक, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने तक सामान्यतः लागू हो सकती है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल कौन कौन होता है? उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, अभी हमने राष्ट्रपति का पढ़ा, और उपराष्ट्रपति में होते हैं, उपराष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक व्यवस्था को भंग किया जा सकता है, घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा गया है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो यदि युद्ध हो या बाहरी आक्रमण हो तो भारतीय संविधान में आपात स्थिति दिया गया है अनुच्छेद 352 में। याद रखना, अनुच्छेद 352 आपात स्थिति दी गई है यदि बाहरी आक्रमण या युद्ध की स्थिति बने। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित कर दिए जाते हैं? तो 352 के तहत आपके मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 352 के तहत आपके मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, मान्य नहीं होंगे। याद रखना, यदि अनुच्छेद 352 लग गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? आपातकालीन उपबंधों से 52, 56 और 60, मतलब अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 ये आपातकाल स्थिति से संबंधित हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है कि अनुच्छेद 360 में क्या है।
अनुच्छेद 360 में क्या दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 360 में? कोशिश करो बताने की। ये तो बता दिया आपातकाल, लेकिन कौन सा लगता है? वित्तीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, कौन सा आपातकाल लगता है 360 में? कमेंट करके जरूर बताना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम की जा सकती है? यदि आपको कोई दंड मिला है उसकी अवधि राष्ट्रपति कम कर सकता है, किसके तहत? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन नंबर बी, परिहार। ऑप्शन नंबर बी, परिहार क्षमादान के तहत दंड की प्रकृति बिना बदले अवधि को कम कर सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उनका काम कौन करेगा? तो राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उनका काम करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश उसका काम करेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो, तो भारतीय संघ के राष्ट्रपति, इनके पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है इनमें से क्या? भारत का उपराष्ट्रपति, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति। यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? सर्वधर्म समभाव कौन कहता रहा? कौन सा राष्ट्रपति था? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? पॉकेट वीटो, तो भारत के राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख सकते हैं। उनके पास पॉकेट वीटो है, अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकते हैं। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के जो है 12 सदस्यों को नामित किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता था, संविधान में यह प्रावधान था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे। तो भारत के राष्ट्रपति का नाम जो निर्विरोध चुने गए थे वो थे आपके डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने था क्यों बोला है आपको पता होगा, एंग्लो इंडियन जो है वो आपका अब नहीं है, समाप्त हो चुका है। अगला है, देखो नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, युद्ध आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है। बताओ कितने महीने के भीतर जो है, यदि युद्ध आपातकाल आ रहा है तो 352 के तहत संसद का अनुमोदन चाहिए, तो 1 माह के भीतर चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के भीतर चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि? तो भारतीय संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लगी हो तो वो अपने हिसाब से कानून बना सकता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? तो भारत का राष्ट्रपति 2 बार चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के राष्ट्रपति 2 बार चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं कितने प्रकार के? तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपात अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपात अधिकार हैं। अगला प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा?
तो यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र दे सकता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष, तो याद रखना संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कौन सी नियुक्ति नहीं की जाती? तो याद रखना यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं चुनता, लोकसभा का अध्यक्ष। बाकी मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना, थल सेना अध्यक्ष राष्ट्रपति चुनता है। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं चुनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचित के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? एक बार राष्ट्रपति बन गए तो आप कितनी बार दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हो? चाहो तो खड़े हो सकते हो, तो आप जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति दोबारा बन सकते हो, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। जितनी चाहे बार उतनी बार राष्ट्रपति आप बन सकते हो यदि आपको वोट मिल जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल, तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता रहे तब तक प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल पर बैठा हो सकता है। मतलब ऐसे कहने को 5 साल है, लेकिन यदि लोकसभा में बहुमत प्राप्त 5 दिन बाद यदि लोग बोल दें, संसद बोल दें कि भैया हम समर्थन नहीं कर रहे, तो आपकी प्रधानमंत्री का पद चला जाएगा। ठीक है, कहने को 5 साल है, लेकिन सही आंसर क्या होगा? जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन में वृद्धि की है। अब आपको बताना है कि कितने रुपए। तो याद रखना ये जो वृद्धि हुई है ये हुई है आपका ऑप्शन नंबर बी, 50,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए प्रति माह। 50,000 रुपए से अब 1.5 लाख रुपए प्रति माह, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाए जाते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री जो बनाए जाते हैं उनकी जो प्रक्रिया होती है वो होती है आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी, नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति की जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री संसद जनता चुनती है और उनमें से फिर जो है मंत्रिमंडल एक को चुनता है और राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री की बनने की प्रक्रिया क्या है? नियुक्ति है, ना कि वोट। ठीक है, नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? एंग्लो इंडियन समुदाय के, तो एंग्लो इंडियन समुदाय के आपके 2 सदस्य नामित किए जा सकते थे, है नहीं थे, ये पढ़ो थे, अब ये हट गया है। ठीक है, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान दिया गया था। तो 2 सदस्य नामित किए जाते थे, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है यह आपका 6 माह तक के लिए लागू होता है, ऑप्शन नंबर बी, 6 माह तक के लिए राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन ना करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? यदि कोई भी राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता तो केंद्र क्या कर सकता है? आप सभी को अच्छे से पता है, वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है। मतलब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग शुरू कर सकता है संसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य मिलकर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपको 35 वर्ष कम से कम आयु पूर्ण होना चाहिए, ऑप्शन नंबर, यदि आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो 35 वर्ष। अगला प्रश्न है कि यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो, अब तो वैसे भी हट गया है, तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता था किसके द्वारा? तो याद रखना पहले ये रूल था कि यदि आंग्ल भारतीय लोगों के 2 सदस्य नहीं मिलते तो राष्ट्रपति किसी और को नामित कर सकता था, ऑप्शन नंबर बी, किसी और को नामित कर सकता था राष्ट्रपति। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो पहले 21 साल के थे तभी आप जो है मतदान कर सकते थे और इसको घटा के
61वें संविधान संशोधन में इसको घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी 61वां संविधान संशोधन यहां पर राइट आंसर है। राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? तो राष्ट्रपति का जो पद है यह आपका मैक्सिमम 6 माह के लिए रिक्त रह सकता है। ऑप्शन नंबर ए 6 माह। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति, याद रखना, एक साल में एक बार संबोधित करते हैं या लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। तो एक और दो दोनों सही है। साल में एक बार संबोधित करेंगे और यदि लोकसभा का चुनाव हुआ है तो उसके तुरंत बाद संबोधित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन कहलाता है? तो सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कहलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं का विचार किया जा सकता है? तो संविधान के अंतर्गत आपातकाल की 3 जो है व्यवस्थाएं मैंने आपको बताया था, 352, 356 और 360। 52, 56, 60 ये जो है आपकी आपातकाल की अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आज रखना, योजना आयोग जिसका अब नीति आयोग नाम है, अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। निम्नोक्त भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार उत्तरोत्तर मतलब प्रारंभिक से अंतिम क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। सबसे पहले कौन राष्ट्रपति बना, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले बने हैं यहां पर जो नाम दिए गए हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, उसके बाद जाकिर हुसैन जी, उसके बाद वीवी गिरी जी और फिर फखरुद्दीन अली अहमद जी। मतलब सही क्रम है आपका 2 1 4 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। 2 1 4 3, सबसे पहले एस राधाकृष्णन जी, उसके बाद जाकिर हुसैन जी, फिर आपका वीवी गिरी जी, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे कहा जाता है क्या? तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो उसे कहा जाता है अधिकारों का वितरण। ऑप्शन नंबर बी अधिकारों का वितरण। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75C के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करे, राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसको वेतन भी राष्ट्रपति का मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के वेतन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं? तो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं बाबू राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो भारत में आजादी के बाद 3 बार अभी तक आपातकाल लागू हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? तो जब जनता पार्टी का शासन था उस समय भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी जी। ऑप्शन नंबर बी एन संजीव रेड्डी जी। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो विदेशों को जो भी भारत से जाते हैं प्रतिनिधिमंडल, यदि कोई भी फंक्शन है, कोई भी कार्यक्रम है, कोई भी समिट है, तो लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं कि कौन व्यक्ति जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाएगा? तो किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की जो शपथ दिलाता है वो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा का भी सदस्य था? तो प्रधानमंत्री थे उसके समय राज्यसभा के सदस्य थे, वो थे आपके श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी। जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे तो राष्ट्रपति को जब संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तो वे अपनी सहमति के लिए बाध्य हैं, याद रखना, सहमति के लिए बाध्य हैं
ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को सहमति देनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो होता है राज्य का अध्यक्ष। राज्य यहां पर राज्य मतलब पूरा भारत, ठीक है, संविधान में राज्य का मतलब पूरा भारत, तो राज्य का अध्यक्ष होता है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो भारत में आपातकाल अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया दिया, याद है तो 3 प्रकार के, और तीनों मैंने बताए भी थे। कमेंट करके बताओ तीनों अनुच्छेद कौन कौन से थे जो मैंने आपको बताए थे। अनुच्छेद कौन कौन से थे तीनों जिसमें आपातकाल की जानकारी दी गई है। निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था वीवी गिरि जी ने। ऑप्शन नंबर बी, वीवी गिरि जी ने राष्ट्रपति का पद चुनाव लड़ने के लिए, पहले वो उपराष्ट्रपति थे, अपने पद से त्याग दे दिया। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? तो अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर भारत के राष्ट्रपति जो सशक्त हैं। ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया आपसे, इसको हाईलाइट कर दें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए इसमें पूछा गया आपसे कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? कितने साल के हो तो आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो? तो अधिकतम कोई भी आयु नहीं, आप कितने भी वृद्ध हो, कितनी भी आपकी उम्र हो गई, आपकी 100 साल हो जाए, 110 साल हो जाए, तो भी आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सकते हैं, उम्मीदवारी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए वो थे आपके भैरव सिंह शेखावत जी। ऑप्शन नंबर सी, भैरव सिंह शेखावत जी। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति आपात की घोषणा जारी कर सकते हैं केवल ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल सदस्य शामिल हैं, इसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकते हैं। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो पनडुब्बी के अंदर गए थे, सबसे पहले यात्रा की थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक साइंटिस्ट भी हैं, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद? इस कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का क्रमानुसार लिखिए। सबसे पहले कौन राष्ट्रपति बने, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? तो देखो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले बने हैं जाकिर हुसैन जी। यहां पर जो 4 नाम दिए गए हैं सबसे पहले बने जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन जी के बाद बने जस्टिस हिदायतुल्लाह जी, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद जी, और लास्ट में एपीजे अब्दुल कलाम। ये यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो बीसीएडी यहाँ पर सही आंसर है। तो बीसीएडी ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखो बीसीएडी मतलब जाकिर हुसैन जी, हिदायतुल्लाह जी, फखरुद्दीन अली अहमद जी और एपीजे अब्दुल कलाम। जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों तो भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना अनुमेय उचित है? कैसे है या नहीं ये बताना है आपको। यदि एक या एक से अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों तो याद रखना, यदि ऐसा है तो उसके बाद भी चुनाव किया जा सकता है। जी हां, चुनाव किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, चुनाव किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश पारित होता है, संसद को 6 सप्ताह के अंदर उसको जो है समय सीमा दी गई, 6 सप्ताह के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत का जो वित्त आयोग है इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो याद रखना, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारी के जो सदस्य होते हैं वो विधान मंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, विधानमंडल में से नहीं चुने जाते। याद रखना, विधानमंडल में से नहीं चुने जाते। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे,
राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए क्या? तो राष्ट्रपति के पद पर यदि आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपको 50% या अधिक, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत होना चाहिए। 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के बारे में बताइए। तो उपराष्ट्रपति जो है ये सांसद सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो है वो संसद का सदस्य नहीं होता, संसद का सदस्य नहीं होता, सांसद नहीं होता, लोकसभा से चुना हुआ नहीं होता। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी चाहिए कितने महीने के भीतर? तो राष्ट्रपति का पद खाली है, 6 महीने के भीतर जरूर भरना चाहिए आपको, 6 महीने के भीतर यह पद भरना चाहिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो दोनों सदनों के लिए कुल, पहले था, यहां पर है नहीं, था होना चाहिए, ठीक है। पहले 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता था, उसमें एंग्लो इंडियन भी थे, याद रखना, ठीक है, था कर लेना क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो राष्ट्रपति वाली जो सरकार बनती है ये कार्यकाल की निश्चित अवधि होनी चाहिए। यहां पर जो आपको चारों दिए गए हैं तीनों वो सभी सही हैं, पढ़ लो एक बार। कार्यकाल की निश्चित अवधि होना चाहिए, कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं होना चाहिए और राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव होना चाहिए। तो राष्ट्रपति वाली सरकार बनी कहलाएगी। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसकी नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है एकल हस्तांतरणीय वोट पद्धति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, एकल हस्तांतरणीय वोट पद्धति, मत पद्धति, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे इनमें से क्या अधिकार प्राप्त होगा, क्या कार्य करने चाहिए? तो उपराष्ट्रपति यदि कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त कर सकता है, वो उसको होते हैं। राष्ट्रपति के जितने भी भत्ते और विशेषाधिकार होते हैं वो सभी उपराष्ट्रपति को प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को विवेकाधिकार के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर बी ये प्राप्त है। एक धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो एक धन विधेयक जो है ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। ऑप्शन नंबर सी, केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति, इनमें से कौन सा वाक्य सही है? तो अध्यक्षीय सरकार में जो राष्ट्रपति होता है विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? तो भारत के राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देना चाहें तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है लघुकरण शक्ति, ऑप्शन नंबर ए, लघुकरण शक्ति, ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो भारत में अभी तक कभी भी एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर बी, कभी नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? राष्ट्रपति को, तो भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा, केवल संसद के द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, संसद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राष्ट्रपति राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री, तो राइट आंसर हो जाएगा वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सबसे पहले राष्ट्रपति थे। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? तो एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में
उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे? एम.एच. अंसारी, ऑप्शन नंबर सी, एम.एच. अंसारी। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के पास है सर्वोच्च कमान सुरक्षा बलों के। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों ने जिस क्रम में सेवा की है उनके निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यहां पर आपको दिए गए हैं इनमें से ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, एन.एस. रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह, उसके बाद आर. वेंकट रमन जी, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यह क्रम बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। तो राष्ट्रपति दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड, 6 वर्ष माफ कीजिएगा। हाँ देखिए वही मैंने लोकसभा का 5 वर्ष, राज्यसभा का 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष यहां पर सही आंसर है, टिक कर लो। 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, 5 साल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा वाक्य सही है संविधान के लिए? तो भारतीय संविधान जो है किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित हेतु अनुमति प्रदान करता है। यदि आप दोबारा राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं, एक बार बन चुके हो, तो आपको अनुमति है हमारे संविधान में। ऑप्शन नंबर बी। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां करता है, राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अंदर वित्त आयोग की जो नियुक्ति है ये करते हैं आपके राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? तो संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित होते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री के परामर्श पर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो राष्ट्रपति है ये प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात वह संसद में प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। जब भी आम चुनाव होते हैं उसके बाद जो संसद बुलाई जाती है, बैठक बुलाई जाती है, राष्ट्रपति उसको संबोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त करता है? तो संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को नियुक्ति और बर्खास्तगी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो राज्य सरकार से परामर्श लेकर संघ सरकार का कोई भी कार्य राज्य सरकार को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार से परामर्श करके। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो यदि कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य हो, राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बर्खास्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बर्खास्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति धन दे सकता है। ऑप्शन नंबर डी, आकस्मिक निधि रहती है राष्ट्रपति के पास, उससे धन दे सकता है। ऑप्शन नंबर डी। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होता है? तो राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्य को करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति हैं, इनमें से कौन सा वाक्य सही है? तो भारत के राष्ट्रपति हमारे देश के प्रमुख हैं। ऑप्शन नंबर ए, देश के प्रमुख हैं। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो आपातकाल की स्थिति घोषित करने का जो अधिकार है वो हमारे देश के राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को आपात घोषित करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के अतिरिक्त बाकी जो मंत्रिमंडल होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष भी होते हैं? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ये आपके राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा बताइए। तो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष, 35 साल के होने चाहिए, तब जाके आप राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हो सकते हो। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? संसद का हिस्सा है लेकिन सदस्य नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। याद रखना, संसद का एक हिस्सा है राष्ट्रपति लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करके देगा? तो राष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा देता है ये उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। ऑप्शन नंबर ए, उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है किसके पास? भारत के अटॉर्नी जनरल के पास। ये किसी भी संसद के कार्रवाई में भाग ले सकता है सदस्य नहीं होते हुए भी, याद रखना, भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ये भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए? तो निर्विरोध यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, नीलम संजीव रेड्डी जी निर्विरोध चुने गए थे। ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु बताइए। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसके लिए न्यूनतम आयु आपकी है, राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष ये न्यूनतम आयु। ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पहले भंग कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पहले भंग कर सकता है, किस कारण से? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री चाहे तो राष्ट्रपति को सलाह दे और भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री की सलाह पर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे क्या, संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जाती है? संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जाती है? तो संघीय संसद की संयुक्त बैठक आपकी बुलाई जाती है किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर किस समय सीमा के में कार्य संपादन ना हो? बताइए। लोकसभा जो धन विधेयक पास करता है वो राज्यसभा में मान लिया जाता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? कितने समय के अंदर जो है राज्यसभा में उसके लिए पारित कर दिया जाना चाहिए? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यदि राज्यसभा में 14 दिन के अंदर पारित नहीं किया तो वो पारित माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन के अंदर, 14 दिन का समय रहता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया इसमें, निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन तय करता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये जो तय करते हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी, ये तय करते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो याद रखिएगा, संसद का सदस्य नहीं है लेकिन संसद को संबोधित कर सकते हैं भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर ए, भारत के महान्यायवादी। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो जो वित्त आयोग है उसका गठन होता है आपका 5 साल के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 5 वर्ष के लिए, राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं वित्त विधेयक। ऑप्शन नंबर सी, वित्त विधेयक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है क्या, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? बताइए। पंचवर्षीय मसौदे का योजना का
अनुमोदन यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अंतिम रूप से कौन करता है, तो अंतिम रूप से करते हैं आपके राष्ट्रीय विकास परिषद बनता है उसके द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्वानुमति लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया सकता, बताइए किसकी पूर्वानुमति लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो कोई भी धन विधेयक हो आपका, वो आपको पहले सबसे पहले आपको राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आपको लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो है आप ये चीज़ प्रस्तुत कर सकते हो। ये क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, राइट आंसर हो जाएगा कम से कम आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, यदि आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो 30 साल आपकी कम से कम एज उम्र होनी ही चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, पूछा गया है इसमें आपसे अगले प्रश्न में कि भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं, क्या दिए हैं, उप प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा किस राज्य से आए हैं, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो उप प्रधानमंत्री आए हैं वो आए हैं आपके गुजरात राज्य से। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब ना तो अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष की उपस्थिति हो तब जो है लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है, ना ही अध्यक्ष हो ना ही उपाध्यक्ष, तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो याद रखिएगा जब ना ही अध्यक्ष हो ना ही उपाध्यक्ष हो उस समय लोकसभा की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं आपके कौन, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई भी सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई भी सदस्य कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया इसमें कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। तो राज्यसभा को अधिक अधिकार प्राप्त है किसमें, यह अधिकार प्राप्त है आपका नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने में, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने में राज्यसभा को जो है अधिक अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद में शामिल है इनमें से क्या क्या, तो जो भारतीय संसद है उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। भारतीय संसद का जो वर्ड होता है उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों शामिल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बुलाया जाता है बी और सी। मतलब जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, तो बी और सी दोनों ही सही आंसर है। यहाँ पर याद रखना बी और सी दोनों ही सही आंसर है, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो हर 5 साल बाद वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है कब, तो भारतीय संसद में कोई भी जो विधेयक है वो प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। उसकी कंडीशन है कि वो अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में, अध्यक्ष के विवेक से, अध्यक्ष चाहे तो अपने विवेक से किसी अवस्था में प्रवर समिति को भेज सकता है कोई भी विधेयक। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है कि भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसके द्वारा, तो भारतीय संसद राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकती है सामान्य बहुमत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सामान्य बहुमत के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है, तो दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के पास है। संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है, तो संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय संसद के द्वारा ही होता है। ऑप्शन नंबर सी संसद के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, तो संसद को भंग करने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई भी सक्षम नहीं है संसद को भंग करने के लिए, कोई भी सक्षम नहीं है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है, तो राज्यसभा में
राज्यों का प्रतिनिधित्व जो दिया गया है जनसंख्या के आधार पर है, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या के आधार पर है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लेखानुदान का अर्थ क्या है? लेखानुदान, तो लेखानुदान का जो अर्थ है वो है विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति, इसका अर्थ होता है लेखानुदान, ऑप्शन नंबर डी लेखानुदान। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? तो शून्यकाल का जो दखल है यह भारत में 1962 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1962। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? विपक्षी आधिकारिक विपक्षी समूह, तो आधिकारिक विपक्षी समूह के लिए आपके पास 1/10वां भाग होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी 1/10वां भाग होना चाहिए, है ना, एक यहां पर बटे लगा लेना, 1/10वां भाग। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो लोकसभा और राज्यसभा की अधिकतम संख्या ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे, अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है लोकसभा की और राज्यसभा में अधिकतम लोग कितने हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा वैसे उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के बाद है आपका बिहार और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, फिर बिहार और महाराष्ट्र। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए ग्रुप तय करना है तो बिहार और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु बताइए। तो न्यूनतम आयु लोकसभा का चुनाव लड़ना है 25 साल की होनी चाहिए, आप ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष की होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित सबसे पहली जो महिला थी वो है आपकी मीरा कुमारी जी, ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमारी, ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमार राइट आंसर है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार है लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है तो योजना आयोग जो है यह संवैधानिक निकाय नहीं है, ऑप्शन नंबर सी योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग होता है? तो राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक जो होता है ये होता है आपका विधानमंडल, ऑप्शन नंबर सी विधानमंडल, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का जो मुख्य विधि अधिकारी है वो है आपके भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर डी भारत के महान्यायवादी। ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। याद रखना राज्यसभा के सदस्य जो मंत्री हैं वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी जो होता है वो होता है आपका मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है ऑप्शन नंबर बी मंत्रिमंडल सचिव। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है ये। 2004 में चुनी गई लोकसभा कौन से नंबर की थी? तो 2004 में जो लोकसभा चुनी गई थी वो 14वीं लोकसभा थी। अभी कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है कमेंट करके बताओ। 2004 से 2024 हो गई है, बताओ काउंट कर लो 5-5 वर्ष तो भी आपको पता चल जाएगा। 5-5 वर्ष बढ़ाते चलो 14वीं से तो पता चल जाएगा। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो संसद में अपनी राय देने के लिए भारत के महान्यायवादी को आमंत्रित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक समाधान नहीं है? प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का समाधान का साधन नहीं है आपकी, ये साधन। तो सदन का विघटन ये साधन नहीं है। आप संकल्प कर सकते हो, प्रश्न कर सकते हो, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। सदन का विघटन नहीं है साधन, विधायी साधन नहीं है। भारत का योजना आयोग है क्या? तो भारत का योजना आयोग एक असंवैधानिक निकाय है, ऑप्शन नंबर डी असंवैधानिक निकाय है। प्राक्कलन समिति के सदस्य बताइए कैसे चुने जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य हैं ये केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए लोकसभा से चुने जाते हैं। लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र बताइए। तो लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र है आपकी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए 25 साल के होनी चाहिए आप। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का
अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, उसको प्रस्ताव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? तो लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी भी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो जमानत राशि जब्त हो जाती है जब वह कुल मतदान के 16 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं हुए? तो संवैधानिक उपबंधों के द्वारा योजना आयोग स्थापित नहीं, जिसको अभी नीति आयोग कहते हैं, स्थापित नहीं है। योजना आयोग या नीति आयोग। ऑप्शन नंबर बी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। ऑप्शन नंबर सी, 6 साल, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु बताइए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, 30 साल के होने चाहिए। राइट आंसर है। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल हैं किस सूची में? तो आर्थिक आयोजन शामिल है समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या बताइए। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550। ऑप्शन नंबर डी, 550। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कार्यकाल होता है आपका 5 साल के लिए। ऑप्शन नंबर डी, 5 साल के लिए। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया? तो संसद ने मतदान के द्वारा अपदस्थ कर दिया वीपी सिंह जी को। ऑप्शन नंबर सी, वीपी सिंह जी को। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो गैर धन विधेयक के वाचन होते हैं आपके 3 वाचन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 3 वाचन होते हैं। राइट आंसर है। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो 1 वर्ष तक राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव वित्त विधेयक द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी, वित्त विधेयक के द्वारा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक, इसको जो है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा पारित होना होता है। साधारण बहुमत भी मिल जाए तो पारित हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने में कम से कम 1 सत्र होना चाहिए, मतलब साल में कम से कम 2 बार तो बैठक होनी ही चाहिए संसद की। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे। तो सबसे पहले मध्यावधि चुनाव जो हुए थे मध्य में बीच में 1977 में हुए थे मध्यावधि चुनाव लोकसभा में सबसे पहले। ऑप्शन नंबर सी। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो वित्तीय समितियां जो हैं लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये तीनों हैं। ये तीनों ही जो हैं वित्तीय समितियां हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा? तो भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन जो तैयार किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए और राइट आंसर हो जाएगा। और ये हो गया आज का आपका वीडियो कंप्लीट। इसके बाद का वीडियो चाहिए हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। इसके पहले का वीडियो जिसने नहीं देखा आपको स्क्रीन पर आ जाएगा और लिस्ट भी बना दूंगा, प्लेलिस्ट, वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, चलिए तो हम मिलेंगे आपसे अगले क्वेश्चन में। आप इसका आंसर जब तक कमेंट करके बता दो कि लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष के जो मत देता है उसको क्या कहा जाता है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, निर्णायक मत या प्रत्यक्ष मत। कमेंट करके बताना है क्या आंसर है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।